जिस आदमी की अस्थियां मैंने अपने हाथों गंगा में प्रवाहित की थीं, वही आदमी उस रात नवरात्रि के मेले में मेरे सामने खड़ा था। और सबसे डरावनी बात ये नहीं थी कि वह जिंदा था। सबसे डरावनी बात ये थी कि उसने मुझे पहचान लिया था। फिर भी उसने ऐसे आंखें फेर लीं जैसे मैं कभी उसकी जिंदगी में थी ही नहीं। मैं गायत्री त्रिपाठी हूँ। उम्र 52 साल। प्रयागराज के पुराने मोहल्ले कटरा में मेरा घर है। 6 महीने पहले सबने कहा था कि मैं बहुत मजबूत औरत हूँ, क्योंकि मैं रोते रोते भी अपने पति राघव की चिता के पास खड़ी रही थी, क्योंकि मैंने कांपते हाथों से उनकी अस्थियां उठाई थी, क्योंकि मैंने सबके सामने यह कहा था कि अब से मैं ही घर हूं। लेकिन उस रात दुर्गा पंडाल के पीछे लगी रोशनी में मैं घर नहीं थी। मैं सिर्फ एक औरत थी जिसकी पूरी दुनिया उसके सामने खड़ी होकर झूठ बोल रही थी। मैं फल के ठेले के पास खड़ी सेब चुन रही थी जब किसी आदमी ने दुकानदार से कहा, इतना महंगा क्यों दे रहे हो भाई, अच्छे से तौलो। बस इतना सा, एक मामूली वाक्य, पर वह आवाज मेरे सीने में पत्थर की तरह गिरी। राघव भी यही कहते थे, और उसी लहजे में कहते थे। बात पूरी होने से पहले जरा सा गला साफ करते थे, फिर बाईं हाथ से जेब टटोलते थे जैसे पैसे वहीं हों, भले दूसरी जेब में निकले। मैंने धीरे से मुड़कर देखा। वह वहीं था, हल्की झुकी हुई गर्दन, कनपटी के पास सफेद बाल, दाएं भौं के ऊपर पुराना कट, वही चाल, वही उंगलियों का ढंग, वही आदमी जिसे हमने आधी रात फैक्ट्री हादसे में मरा हुआ मान लिया था। मेरे हाथ से सेब गिरा नहीं, पूरा थैला नीचे फट गया। लाल सेब सड़क पर लुढ़कते चले गए और मैं पत्थर बनी उसे देखती रही। उसने भी मुझे देखा। पहले उसकी आंखों में डर आया, फिर पहचान, फिर एक अजीब सी सख्ती, जैसे उसने एक ही पल में तय कर लिया हो कि मुझे जिंदा होते हुए भी मृत मान लेना है। मैं उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। राघव। उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैं कोई परेशान करने वाली अजनबी हूं। बहन जी, आप शायद किसी और को। चुप। मेरी आवाज मेरे ही कानों में अजनबी लगी। मेरे सामने खड़े होकर मेरा घर मत जलाओ दूसरी बार। पास खड़े लोग हमें देखने लगे। ढोल की आवाज दूर से आ रही थी। देवी के जयकारे के बीच मेरा अपना संसार फट रहा था। उसने होंठ भींचे। मेरा नाम राघव नहीं है। मैंने उसका बायां हाथ पकड़ लिया। उसकी अनामिका के नीचे हल्का सा सफेद निशान था। शादी के 7वें साल प्रेशर कुकर फटा था। मैं आज भी खुद को उस जलन के लिए दोष देती थी। उस निशान पर मैंने कितनी बार दवा लगाई थी, यह गिन नहीं सकती। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। तो ये निशान भी किसी और का है? मैंने पूछा। उसने हाथ झटक लिया। हद कर रही हैं आप। उसी समय भीड़ में से एक छोटी लड़की भागती हुई आई। उम्र कोई 10-11 साल। उसने उसका हाथ पकड़कर कहा, बाबा, मम्मी बुला रही हैं। बाबा। मेरे कानों में सीटी सी बजने लगी। मैंने उस बच्ची को देखा, फिर उसे, फिर उस औरत को जो थोड़ी दूर खड़ी थी। लाल साड़ी, माथे पर बड़ी बिंदी, हाथ में प्रसाद की टोकरी। वह मुझे देख रही थी, डरी हुई नहीं, बल्कि चौकन्नी, जैसे उसे इस दिन का डर पहले से रहा हो। उस आदमी ने बच्ची का हाथ पकड़ा और जाने लगा। मैंने उसका रास्ता रोक लिया। मरने का नाटक करके कहाँ गए थे तुम? उसने पहली बार मेरी आंखों में सीधे देखा। इतनी ठंडी नजर मैंने उससे कभी नहीं देखी थी। जिसका दाह संस्कार हो चुका हो, उसे फिर से मत जलाइए, उसने धीमे से कहा, वरना इस बार राख भी नहीं बचेगी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ये धमकी थी, सीधी, साफ, मेरे अपने पति की आवाज में। वह औरत और लड़की उसे लेकर भीड़ में गायब हो गए। मैं कुछ पल वहीं खड़ी रही। मेरे आसपास रोशनी, ढोल, हंसी, बच्चों की आवाजें, चाट की खुशबू, सब चल रहा था। बस मेरी दुनिया बंद हो चुकी थी। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि इस बार मैं रोकर घर नहीं जाऊंगी, मैं पीछा करूंगी। मैंने दूरी बनाकर उनका पीछा शुरू किया। वह मेले से निकलकर मुख्य सड़क की ओर गए, फिर एक सफेद बोलेरो में बैठे। ड्राइवर कोई तीसरा आदमी था। मैंने जल्दी से उसकी गाड़ी का नंबर अपने फोन में टाइप कर लिया। मेरी उंगलियां कांप रही थीं, पर दिमाग पहली बार 6 महीनों में साफ था। रास्ते भर मेरे दिमाग में वो रात घूमती रही जब कहा गया था कि राघव की फैक्ट्री में भयानक आग लगी। शरीर इतना जल गया कि पहचान मुश्किल थी। पुलिस आई थी, कागज आए थे। मेरे देवर मोहन ने सब संभाला था। मेरे बेटे अनिरुद्ध ने मुझे देखने भी नहीं दिया था। कहाँ था? माँ, मत देखो, यादें खराब हो जाएंगी। यादें खराब नहीं हुई थीं, यादें बच गई थीं, तभी तो मैं आज उन्हें पहचान सकी। बोलेरो शहर के बाहर नहीं गई। वह पुराने शहर के पीछे वाले नए कॉलोनी इलाके में घुसी, जहां छोटे छोटे प्लॉट पर 2 मंजिला मकान बने थे। गाड़ी एक पीले रंग के घर के सामने रुकी। लोहे का गेट, ऊपर सीसीटीवी, दरवाजे पर नाम पट्ट नहीं। मैंने दूर खड़ी अपनी स्कूटी बंद कर दी। वह आदमी उतरा, वही औरत उतरी, वही लड़की।
फिर अंदर से एक लड़का भी भागकर आया और चिल्लाया, बाबा आ गए। बाबा। मेरी सांस अटक गई। मैंने फोन निकालकर फोटो खींची। 1, 2, 3। तभी ऊपर बालकनी में लगे बल्ब के नीचे वह आदमी एक पल को पलटा। उसकी नजर सीधे मेरी तरफ आई। उसने मुझे देख लिया था। उसने औरत से कुछ कहा। औरत ने तुरंत भीतर से किसी को आवाज दी। अगले ही पल गेट खुला और एक लंबा सा नौजवान मेरी तरफ तेजी से बढ़ा। मैं स्कूटी स्टार्ट कर भागी। पीछे से उसकी आवाज आई, मालकिन पीछा छोड़ दीजिए, इस बार कोई आपको बचाने नहीं आएगा। मालकिन। यह शब्द मेरे घर में सिर्फ एक आदमी बोलता था, हमारा पुराना मुनीम हरिदास। वह राघव को मालिक और मुझे मालकिन कहता था। मैंने स्कूटी और तेज कर दी। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगा अभी गले से बाहर आ जाएगा। किसी तरह घर पहुंची। दरवाजा बंद किया। कुंडी चढ़ाई। फिर फोन की तस्वीरें खोलकर देखने लगी। तस्वीरें साफ थीं। वह राघव था, या फिर कोई ऐसा आदमी जिसे मेरे पति की शक्ल के साथ साथ मेरे घर की भाषा भी मालूम थी। मैंने उसी वक्त बेटे अनिरुद्ध को फोन लगाया। उसने 2 बार में कॉल काट दी। तीसरी बार उठाया। माँ, रात के 10:30 बजे। तुम अभी घर आओ। क्या हुआ? तुम्हारे पिता अभी जिंदा खड़े थे मेरे सामने। फोन पर कुछ पल चुप्पी रही। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में पूछा, आपने किसके साथ यह बात शेयर की? मेरा दिल धक से रह गया। यह सवाल एक हैरान बेटे का नहीं था। यह सवाल किसी ऐसे आदमी का था जो पहले से जानता हो कि सच बाहर नहीं आना चाहिए। मैंने कुछ नहीं कहा। उधर से उसकी सांस भारी हो गई। फिर वह बोला, माँ, दरवाजा किसी के लिए मत खोलना, मैं आता हूं। और उसी पल मेरे मुख्य दरवाजे पर पहली दस्तक पड़ी। धीमी, ठंडी, सोच समझ कर दी गई। मैं जड़ हो गई। दूसरी दस्तक पहले से भारी थी। तीसरी दस्तक के साथ बाहर से वही आवाज आई जिसे मैंने 6 महीने शोक में पुकारा था। गायत्री, दरवाजा खोलो। इस बार बात अधूरी नहीं छोड़ेंगे। उस रात अगर मैं डर जाती तो शायद जिंदा रह जाती, पर सच कभी नहीं जान पाती। दरवाजे के बाहर राघव की आवाज थी। घर के अंदर मैं अकेली थी। मेरा बेटा रास्ते में था या नहीं मुझे नहीं मालूम था, और मेरी समझ में एक ही बात आ रही थी, जिस आदमी की अस्थियां मैंने गंगा में बहाई थीं वह मुझसे मेरा ही घर खुलवाने आया है। मैंने लाइट बंद कर दी। दस्तक रुक गई। फिर बाहर से धीमी हंसी सुनाई दी। वही हंसी जिससे कभी मैं प्रेम करती थी। अब वही हंसी मुझे दरवाजे की लकड़ी से भी ठंडी लग रही थी। तुम अभी भी पहले जैसी हो? बाहर से आवाज आई। घबराती हो तो लाइट बंद कर देती हो। मुझे उल्टी सी आने लगी। उसे यह छोटी सी आदत भी याद थी। मतलब यह कोई हमशक्ल नहीं था। यह राघव था, या कम से कम कोई ऐसा आदमी जो मेरी वैवाहिक जिंदगी के भीतर तक बैठा हुआ था। मैंने तुरंत रसोई की तरफ जाकर लोहे का बेलन उठा लिया। तभी फोन पर अनिरुद्ध का मैसेज आया, माँ, किसी को मत खोलना, पुलिस मत बुलाना, मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। पुलिस मत बुलाना? क्यों? मैंने जवाब नहीं दिया, बस फोन साइलेंट कर दिया। बाहर खड़े आदमी ने फिर कहा, मैं अकेला नहीं हूं, बात मान लो, तुम्हारे लिए ही अच्छा है। मैंने पहली बार बोलने की हिम्मत की। मरने का नाटक करके अब मेरा भला करोगे? कुछ पल चुप्पी रही। फिर आवाज आई, तुम्हें जितना पता है उतना ही काफी है। मुझे सब पता करना है। सब पता करोगी तो अपना बेटा भी खो दोगी। मेरे हाथ से बेलन लगभग छूट गया। यही वह पल था जहां मेरा डर खत्म हुआ, क्योंकि अब बात सिर्फ पति की नहीं रही थी। अब बात बेटे तक पहुंच चुकी थी। मैं धीरे धीरे पीछे हटी, रसोई की खिड़की से झांका। बाहर गेट के पास एक परछाई दिख रही थी। 2 लोग थे। उनमें से एक की खड़ी चाल मोहन जैसी लगी, मेरा देवर। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। फैक्ट्री हादसे के बाद सबसे ज्यादा सक्रिय वही था। वही कागज लाया था। वही बीमा वालों से मिला था। वही बार बार कहता था, भाभी, अब आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, सब मैं और अनिरुद्ध संभाल लेंगे। उस समय मुझे उसका सहारा लगा था। अब वही शब्द रस्सी लग रहे थे। तभी बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आई। फिर मेरे गेट के सामने तेज कदमों की आहट। अनिरुद्ध की आवाज आई, कौन है वहां? 2 सेकंड में बाहर खामोशी छा गई। फिर भागते कदमों की आवाज। मैं खिड़की से ठीक से नहीं देख सकी, पर कोई गली की तरफ भागा। अनिरुद्ध ने दरवाजा पीटना शुरू किया। माँ, मैं हूं, खोलो। मैंने कुछ देर उसे भी नहीं खोला। माँ, प्लीज। मैंने दरवाजा आधा खोला और उसी आधे में खड़ी हो गई। वह घबराया हुआ था, माथे पर पसीना, सांस तेज। अभी बाहर कौन था? मैंने पूछा। मुझे नहीं पता। झूठ मत बोलो। उसने मेरी आंखों में देखने की कोशिश की, फिर नजरें झुका लीं।
उसी एक पल में मुझे समझ आ गया, इसे सब नहीं तो बहुत कुछ पता है। मैंने दरवाज़ा पूरा खोलने की बजाय कहा, "पहले सच बोलो।" वह घर के अंदर आया, कुर्सी पर बैठा, दोनों हाथ सिर पर रख दिए। कुछ देर तक सिर्फ सांसों की आवाज़ थी। फिर उसने कहा, "पापा ज़िंदा हैं।" मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, सिर्फ भीतर कुछ सख्त हो गया। "कब से पता है?" "पूरा सच मुझे 2 महीने पहले पता चला, लेकिन शक मुझे हादसे वाली रात से था।" "और तुमने मुझे रोने दिया?" उसने सिर उठाकर देखा। उसकी आंखें लाल थीं। "मैं खुद फंस गया था माँ।" "कैसे?" "फैक्ट्री में आग हादसा नहीं थी। राघव ने खुद आग लगवाई थी। असली मकसद मरना नहीं, कागजों में मरना था। हमारी पैतृक जमीन, शहर के बाहर वाला बड़ा प्लॉट, सरकारी अधिग्रहण के बाद मुआवजा और कमर्शियल वैल्यू आसमान छूने वाली थी। पर एक दिक्कत थी, कुछ हिस्से मेरे नाम थे, कुछ संयुक्त नाम में। अगर राघव सीधे बेचता, तो मुझे बराबर का अधिकार मिलता। अगर तलाक देता, तो मामला खुलता। अगर सच बताता, तो परिवार टूटता और उसकी बनाई दूसरी दुनिया भी। इसलिए उसने मौत चुनी, कागजों में, ताकि संपत्ति, उत्तराधिकार, ट्रांसफर सब खेला जा सके। किसके साथ? मैंने पूछा। चाचा मोहन के साथ, अनिरुद्ध बोला। और पापा जिस औरत के साथ रह रहे हैं, उसका भाई तहसील में है। मैं कुर्सी पर बैठ गई। मेरी कनपटियां धड़क रही थीं। और तुम? उसने होंठ काटे। उन्होंने कहा था कि अगर मैं साथ नहीं दूंगा, तो वे मुझे भी सबके सामने बदनाम कर देंगे। फैक्ट्री के कुछ कागजों पर मेरे साइन हैं। मैं फंस जाता, तो तुमने मुझे फंसा दिया। वह रो पड़ा। माँ, मैंने सोचा था कुछ दिन बाद आपको सब बता दूंगा। चाचा ने कहा चुप रहो। पापा बोले आप टूट जाओगी। फिर उन्होंने आपका बैंक अकाउंट भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया। आपकी एफडी तोड़ने की कोशिश हुई। तभी मुझे समझ आया कि बात सिर्फ नई जिंदगी की नहीं, पैसे की है। मैंने घूर कर पूछा, मेरे दस्तखत किसने किए? वह चुप। उसकी चुप्पी ही जवाब थी। मैं उठी, अलमारी की तरफ गई, नीचे वाला लॉकर खोला। उसमें प्रॉपर्टी फाइल होनी चाहिए थी। वह नहीं थी। कहाँ है? अनिरुद्ध ने कांपती आवाज में कहा, शायद चाचा के पास। शायद। वही शब्द जिससे घर बर्बाद होते हैं। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया। रोना बाद में होगा, पहले कागज ढूंढने होंगे। तुम मेरे साथ अभी चलोगे? मैंने कहा। कहाँ? फैक्ट्री। अभी? रात के 12 बजे? जिसने अपनी मौत रात में रची, उसका सच भी रात में ही खुलेगा। हम दोनों घर से निकले। रास्ते भर अनिरुद्ध बार बार कहता रहा कि यह खतरनाक है। मैं हर बार कहती रही, मुझसे ज्यादा किसका क्या बिगड़ेगा। पुरानी फैक्ट्री शहर से थोड़ा बाहर थी। हादसे के बाद आधा हिस्सा बंद था, आधे में गोदाम का काम चलता था। गेट पर चौकीदार हमें देखकर चौंका। मुझे पहचानता था। पहले मालकिन कहकर झुकता था, आज उसकी आंखों में डर था। मैं सीधे दफ्तर की तरफ चली गई। कुंडी बाहर से नहीं, अंदर से लगी थी। मैं ठिठक गई। अंदर कोई था। अनिरुद्ध ने धीरे से कहा, मां, वापस चलते हैं। तभी अंदर से कागजों की सरसराहट आई। किसी ने कुर्सी खिसकाई। फिर वही आवाज, मोहन की। मैंने कहा था, भाभी ज्यादा दिन चुप नहीं रहेंगी। मेरा खून जम गया। दरवाजा खुला। सामने मोहन खड़ा था, उसके पीछे राघव, और मेज पर हमारी प्रॉपर्टी फाइल, बैंक के दस्तावेज, स्टैम्प पेपर्स और मेरे नाम वाले कुछ ब्लैंक साइंड पेजेस पड़े थे। कुछ सेकंड के लिए किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर राघव ने बहुत सामान्य आवाज में कहा, अब चूंकि तुम यहां तक आ ही गई हो, बैठकर बात कर लेते हैं। मैंने उस मेज पर पड़े कागज देखे। एक लाल मुहर लगा दस्तावेज ऊपर पड़ा था। उसकी पहली लाइन मैंने साफ पढ़ी, गायत्री त्रिपाठी, मानसिक अस्थिरता के कारण। मेरी सांस अटक गई। वे सिर्फ मुझे लूट नहीं रहे थे, वे मुझे पागल साबित करके पूरी तरह मिटाने वाले थे। और तभी मोहन ने मेज के नीचे से फोन उठाया, किसी को वीडियो कॉल मिलाई और स्क्रीन घुमाकर मेरे सामने कर दी। स्क्रीन पर मेरी बेटी आराध्या थी, उसके मुंह पर कपड़ा बंधा था। उस पल मुझे पहली बार समझ आया कि कुछ लोग आपकी संपत्ति नहीं छीनते, वे आपकी गवाही छीनते हैं। स्क्रीन पर मेरी बेटी आराध्या थी, हाथ बंधे नहीं थे, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसा डर था जो किसी रस्सी से कम नहीं होता। पीछे मंदिर की घंटी जैसी आवाज आ रही थी, शायद किसी सुनसान धर्मशाला या पुराने भवन की। मेरे भीतर की माँ, पत्नी, औरत सब एक साथ जल उठी। लेकिन मैं चीखी नहीं, मैंने सिर्फ इतना पूछा, उसे कहाँ रखा है? मोहन मुस्कुराया। जगह जानकर क्या करोगी भाभी, पहले अपनी अक्ल ठिकाने रखो। राघव आगे आया। ड्रामा बंद करो गायत्री, बस 2 कागजों पर साइन कर दो। पहला, तुम्हें किसी ने भ्रम हुआ था, मेले में जो आदमी दिखा वह तुम्हारे पति नहीं थे। दूसरा,
तुम कुछ समय से मानसिक तनाव में हो, इसलिए संपत्ति के मामलों की देखरेख अस्थायी रूप से परिवार करेगा। परिवार? मैं हंसी। या डकैत मंडली? उसके चेहरे पर ताव आया, पर वह खुद को संभाल गया। यही उसकी सबसे खतरनाक आदत थी। बाहर से शांत, भीतर से जहरीला। अनिरुद्ध मेरे पास खड़ा कांप रहा था। मैं उसकी तरफ देखती भी नहीं थी। अभी मेरा ध्यान सिर्फ आराध्या पर था। अगर मैंने साइन नहीं किया तो? मैंने पूछा। मोहन बोला, तो तुम्हारी बेटी का घर पहले टूटेगा, फिर तुम्हारा नाम, और फिर अदालत में सबूत जाएगा कि तुम मानसिक रूप से अस्थिर हो। तुम्हें याद है ना, मेले में तुमने भीड़ के सामने क्या तमाशा किया था? हमारे पास वीडियो है। मैं समझ गई। उन्होंने खेल पूरा बिछा रखा था। पब्लिक सीन, फोर्ज्ड पेपर्स, फेक कंसर्न, फाइनेंशियल कंट्रोल, डॉटर एज प्रेशर पॉइंट, सब। मैंने बहुत धीरे से पूछा, आराध्या से बात कराओ। मोहन ने फोन स्क्रीन उसकी तरफ किया। आराध्या की आंखें भर आईं। उसने कपड़े के पीछे से कुछ बोलने की कोशिश की। ठीक उसी समय मैंने पीछे की दीवार पर लगी चीज देखी। नीले रंग की टाइल पर सफेद अक्षरों में लिखा था, श्री दाऊजी धर्मशाला, झूंसी। बस उतना काफी था। मैंने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए मोबाइल को चुपके से रिकॉर्डिंग मोड में कर दिया। स्क्रीन ऑफ थी, आवाज चल रही थी। ठीक है, मैंने कहा, कागज दो। अनिरुद्ध ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। शायद उसे लगा मैं टूट गई। राघव के चेहरे पर जीत की छाया आई। मोहन ने झट से फाइल आगे बढ़ाई। मैंने पढ़ना शुरू किया। जितना पढ़ती गई, उतना साफ होता गया कि वे मुझे जीते जी गायब करना चाहते थे। डिक्लेरेशन, मेडिकल क्लेम, केयर अथॉरिटी, टेम्परेरी एसेट सुपरविजन, पावर ट्रांसफर, सब एक दूसरे से जोड़ा हुआ। पेन? मैंने पूछा। राघव ने खुद मुझे पेन दिया। मैंने पेन लिया और साइन की जगह एक लाइन खींचकर रुक गई। एक शर्त है, मैंने कहा। अब भी शर्त? मोहन झल्लाया। आराध्या को छोड़ो, वीडियो पर उसे मेरे सामने घर पहुंचवाओ, फिर मैं साइन करूंगी। वे दोनों एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें लगा मैं आखिर झुक गई हूं। यही मुझे चाहिए था। राघव ने फोन पर किसी को कॉल किया। लड़की को नीचे लाओ, गाड़ी से भेजो। नीचे मतलब वह किसी ऊपरी मंजिल पर थी। स्थान लगभग तय हो गया। उसी दौरान मैंने मेज पर पड़े दस्तावेजों के कोने, मुहरें, तारीखें, नाम और एक छोटी चाबी नोट की, जिस पर ब्रास का टैग लगा था, लॉकर 17B। ये चाबी किसकी थी? बैंक, गोदाम, तहसील रिकॉर्ड? मुझे नहीं पता था, पर अब हर छोटी चीज हथियार थी। 5 मिनट बाद वीडियो पर आराध्या सीढ़ियां उतरती दिखी। उसके साथ 2 आदमी थे। एक ने कपड़ा हटाया। उसने घबरा कर कहा, मां। मैंने आंखों से उसे चुप रहने का इशारा किया। उसने समझ लिया कि मैं टूटी नहीं हूं। उसी पल फैक्ट्री के बाहर अचानक ब्रेक की तेज आवाज गूंजी। सब चौंक गए। मोहन भागकर खिड़की पर गया। उसके चेहरे का रंग उड़ा। पुलिस? राघव ने मेरी तरफ मुड़कर देखा। तुमने? मैंने पहली बार बिना कांपे कहा। मैं अकेली नहीं आई थी। असल में फैक्ट्री आते समय रास्ते में मैंने एक काम किया था। जब अनिरुद्ध पेट्रोल पंप पर पानी लेने उतरा, मैंने अपने फोन से आराध्या के पति निखिल, अपने पुराने वकील मित्र सुशील और महिला थाना इंचार्ज अर्चना को एक साथ वॉइस नोट भेज दिया था। सिर्फ इतना, अगर मैं अगले 1 घंटे में कॉल न करूं, पुरानी फैक्ट्री पहुंचो। मेरे पति जिंदा हैं। मेरी बेटी खतरे में है। रिकॉर्डिंग चालू है। मैं पुलिस पर भरोसा पहले नहीं कर रही थी, पर जब बेटी दांव पर लगी, मैंने डर छोड़ दिया। बाहर से आवाजें आने लगीं। चौकीदार शायद पहले ही पकड़ा जा चुका था। मोहन के हाथ पांव फूल गए। उसने फाइल समेटनी चाही। अनिरुद्ध ने अचानक आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। अब बस चाचा। मैंने पहली बार बेटे की तरफ देखा। उसके चेहरे पर डर था, शर्म थी, मगर इस बार साथ भी था। राघव ने गुस्से में उसे धक्का दिया। नालायक, सब तेरी वजह से बिगड़ा। अनिरुद्ध गिरते गिरते बचा। उसी क्षण मुझ में जो कुछ भी दबा था, वह फट पड़ा। मैंने मेज से पीतल की भारी घंटी उठाकर राघव के हाथ पर दे मारी। पेन गिरा, फोन गिरा, कागज बिखर गए। बाहर से दरवाजा पीटा गया। पुलिस, दरवाजा खोलो! मोहन पीछे वाले रास्ते की ओर भागा, पर वहां पहले से 2 कांस्टेबल खड़े थे। राघव ने मेरी तरफ ऐसी नफरत से देखा, जैसे मैं उसकी पत्नी नहीं, उसकी बर्बादी हूं। और सच यही था, मैं उसकी बर्बादी थी। दरवाजा खुला। पुलिस अंदर आई। अर्चना मैडम ने एक नजर कमरे पर डाली, फिर सीधे पूछा, रिकॉर्डिंग किसके पास है? मैंने अपना फोन आगे कर दिया। मेरे पास। उन्होंने उसे तुरंत एविडेंस के तौर पर ले लिया। निखिल भी पीछे पीछे अंदर आया। उसकी पहली चीख थी, आराध्या कहाँ है? मैंने धर्मशाला का नाम बताया। झूंसी, दाऊजी धर्मशाला। एक टीम वहीं निकल गई। राघव तब भी संभलने की कोशिश कर रहा था।
गलतफहमी है, यह मेरी पत्नी मानसिक रूप से। अर्चना मैडम ने मेज पर पड़े दस्तावेज उठाए। ब्लैंक साइंड पेपर्स, फेक मेडिकल नोट, प्रॉपर्टी ट्रांसफर ड्राफ्ट्स, कॉम्पेंसेशन फाइल। उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, मानसिक रूप से अस्थिर कौन है, थाने चलकर लिखवा लेंगे। उस रात बहुत कुछ एक साथ टूटा। नकली मृत्यु, फर्जी हस्ताक्षर, संपत्ति हड़पने की साजिश, अपहरण जैसा दबाव, सरकारी कागजों में धोखा और वह चुप्पी जिसमें मुझे 6 महीने रखा गया। सुबह होने तक आराध्या मिल गई। डरी हुई थी मगर सुरक्षित थी। उसे बहलाकर बुलाया गया था, फिर फोन छीनकर रोका गया। वह मुझे देखते ही लिपटकर रो पड़ी। मैंने भी उसे पकड़ लिया। उस पल मुझे समझ आ गया कि असली जंग संपत्ति की नहीं थी। असली जंग यह थी कि कौन किसे सच बोलने से रोक देगा। आगे के दिन आसान नहीं थे। बयान हुए, तहसील के लोग खिंचे, बैंक लॉकर 70B खुला। उसमें ओरिजिनल सेल ड्राफ्ट्स, नकली आइडेंटिटी पेपर्स, कॉम्पेंसेशन कैलकुलेशन शीट्स निकले। मोहन की चालाकी वहीं धरी रह गई। राघव का दूसरा घर भी सच के सामने टिक नहीं पाया। जिस औरत के साथ वह रह रहा था, उसे भी पूरे खेल का सिर्फ आधा सच मालूम था। उसने रोते हुए कहा, उसने कहा था पहली पत्नी मर चुकी है। मैं उसे देखकर बस इतना सोच पाई, झूठ सिर्फ एक घर नहीं खाता, कई घर खाता है। अनिरुद्ध ने भी बयान दिया। उसने अपनी गलती मानी। मैं उसे उसी दिन माफ नहीं कर सकी। शायद आज भी पूरी तरह नहीं कर पाई हूं। मां होना और न्याय करना दोनों एक साथ बहुत कठिन काम है। लेकिन मैंने उससे इतना जरूर कहा, गलती से बड़ा पाप है चुप रहना। वह सिर झुकाकर रोता रहा। कई महीने बाद जब सब अदालत में साफ होने लगा, मैं पहली बार फिर गंगा किनारे गई। वही किनारा जहां मैं समझती थी कि मैंने अपने पति को विदा किया है। मैंने पानी को बहुत देर तक देखा, फिर मन ही मन कहा, जिसे मैंने उस दिन बहाया था वह राघव नहीं था, वह मेरी अंधी आस्था थी। मैं घर लौटे, अलमारी साफ की, पुराने कागज नए फोल्डर में रखे और बैठक की दीवार से वह बड़ी शादी वाली फोटो उतार दी जिसमें मैं मुस्कुरा रही थी और राघव मेरे पीछे खड़ा था। फोटो फेंकी नहीं, बस हटा दी। कुछ चीजें मिटाई नहीं जाती, उनकी जगह बदली जाती है। आज मैं यह कहानी इसलिए सुना रही हूं क्योंकि बहुत सी औरतें धोखा पहचान लेती हैं, पर उसे नाम देने से डरती हैं। उन्हें लगता है कि चुप रहना घर बचाना है। नहीं, कई बार चुप रहना उसी आग को हवा देना है जो एक दिन पूरा घर खा जाती है। और हाँ, उस रात फैक्ट्री में जब राघव मुझे पागल साबित करने के लिए कागज बढ़ा रहा था, उसने एक बात कही थी, जिसका दाह संस्कार हो चुका हो उसे फिर से मत जलाइए। वह गलत था। कुछ लोग मरने के बाद नहीं जलते, कुछ लोग सच सामने आने पर जलते हैं। और अगर तुमने मेरी कहानी यहाँ तक सुनी है, तो नीचे कमेंट में लिखो कि तुम किस शहर से देख रहे हो। चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि अगली कहानी में जो सच खुलेगा, वह रिश्तों से भी ज्यादा खतरनाक होगा।